हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजने को है। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। तो 5 राज्यों में से 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है, कमल खिला है। यूपी में 273 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। तो यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से योगी सरकार लौटी है। इसके अलावा उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी बीजेपी की अब सरकार होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 117 सीटों में से 92 सीट आपने अपने नाम कर लिए। तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 18 सीटें हैं। तो कल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आया। उसके बाद 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, कमल खिला है। उत्तर प्रदेश में 273 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लौटी है। इसके अलावा उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी बीजेपी की सरकार हो। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। तो आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीट अपने नाम की है। कांग्रेस के खाते में केवल 18 सीटें आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब की, जहां पर अप्रत्याशित रूप से आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और झाड़ू ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से वहां की जनता ने योगी सरकार पर अपना विश्वास जताया है। और ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। यूपी में योगी फिर उपयोगी। पंजाब में आपका बढ़ा मान। उत्तराखंड में टूटा मिथक। मणिपुर, गोवा में बीजेपी का डंका। बीते 8 जनवरी को यूपी पंजाब सफर शुरू हुआ था, उसे 10 मार्च के नतीजों ने साफ कर दिया। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल रही, लेकिन कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी छूट गया। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन में सीधी टक्कर थी। लेकिन जनता के जनादेश ने साफ कर दिया कि उनके लिए अभी भी योगी ही उपयोगी हैं। बीजेपी गठबंधन एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि पिछली बार की 312 सीटों की तुलना में उसे 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन उसका वोट शेयर 3% बढ़ गया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा गठबंधन ने 100 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस और बीएसपी पिछली बार की तरह कुछ खास करने में असफल रहे। बीजेपी को जो बहुमत मिला है उसमें हिंदुत्व का एजेंडा कारगर रहा या योगी सरकार के बहुप्रचारित गुड गवर्नेंस का हाथ, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कहा जा सकता है कि ये नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डालेंगे। साथ ही ये भी कहना गलत नहीं होगा कि योगी और मोदी की जोड़ी का जादू बरकरार है, जबकि साइकिल को अब 2027 की रेस की तैयारी करनी होगी। अब बात करें पंजाब की, तो तमाम एग्जिट पोल के दावे को सही ठहराते हुए आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया। पंजाब की 117 सीटों में से 90 से ज्यादा सीट लाकर एक तरफा जीत हासिल की। चुनाव से पहले बिखरी कांग्रेस 15 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही।
शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। जाहिर है पंजाब उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन पार्टी की अंदरूनी उठापटक के चलते आम आदमी पार्टी यहां सेंध लगाने में सफल रही। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर दिखी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता बीजेपी के हक में नतीजे आ गए और 45 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी ने उत्तराखंड के सियासी मिथक को भी बदल दिया, जो पिछले 4 चुनाव से हर बार सत्ता बदलने को लेकर था। एक और राज्य मणिपुर में भी अभी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार चला रही थी। इस बार उसने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पूर्वोत्तर में असम के बाद मणिपुर दूसरा राज्य है जहां बीजेपी मजबूती से अपनी जड़ें जमाने में सफल हुई है। वहीं सबसे छोटे चुनावी राज्य गोवा में अब तक बीजेपी सरकार चला रही थी। 40 सीटों वाले गोवा में इस बार टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था, जिसने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर रही, लेकिन स्पष्ट बहुमत से फिलहाल दूर है। कुल मिलाकर पंजाब को छोड़कर बाकी विधानसभा चुनाव की जीत ने बीजेपी की बाँछें खिला दी है। वहीं कुछ राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी निकल गया, जबकि आम आदमी पार्टी की सफलता देश की सियासत को नया संदेश जरूर दे रही है। लखनऊ से स्टार जैन राजेश मिश्रा और विजय दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चले तो पंजाब में सियासी बदलाव के कयास तो पहले से थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने तो बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी। यहां आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहे। ये तस्वीरें नए पंजाब की है, जहां अब तक सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल की ही सरकारें बनती थी। वहां आपकी झाड़ू ने सबको साफ कर यहां से बाहर कर दिया है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवत मान ने 45,000 वोट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने धुरी सीट से कांग्रेस के दलबीर गोल्डी को शिकस्त दी। मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी तो दोनों सीटों पर आप कैंडिडेट से हार गए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर, सुखबीर बादल को भी आपके हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। 30 साल में पहली बार बादल परिवार का कोई सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं जीता। बम्पर जीत के बाद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, बल्कि देश का सच्चा सपूत है। हमने ये सिस्टम बदला है, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस बाबा साहब और शहीद भगत सिंह का सपना पूरा करने का जो काम केजरीवाल जी ने शुरू किया है, आज पंजाब की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। मकसद सिर्फ एक ही है, पंजाब ठीक हो जाए, साढ़े स्कूल ठीक हो जान, साढ़े हस्पताल ठीक हो जान, सानू बिजली फ्री ते सस्ते रेटां ते इंडस्ट्री नू बिजली मिल जाए। आम आदमी पार्टी ने पंजाबियों को झाड़ू चलाने के लिए कहा था, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर चलाकर सभी साफ कर दिया। ये कहते हैं कि नेगेटिव कैंपेन हारा, पॉजिटिव कैंपेन जीता है। ये सच्चाई की जीत हुई है। आप पार्टी पंजाब में बहुत पहले से ही अपनी जमीन तैयार कर रही थी। फिर कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने आपस में उलझकर उसकी पूरी मदद की। किसान बिल को लेकर अकाली दल ने भाजपा से पुराना नाता तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से 3.5 महीने पहले सीएम की कुर्सी से उतार दिया। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने भी सिद्धू पर दांव खेलने का रिस्क उठाने की जगह चरणजीत चन्नी को सीएम का चेहरा बना दिया। कांग्रेस ने अपने इस फैसले से दलित वोट बैंक को तो खुश कर दिया, लेकिन जट सिख लॉबी उससे नाराज हो गई। आपने सिख चेहरे के तौर पर भगवत मान को सीएम कैंडिडेट बनाया। इससे पंजाब के सिख समाज में अच्छा संदेश गया। पार्टी से जुड़े वॉलंटियर और नेताओं को ये भरोसा हो गया कि इस बार कोई बाहरी आदमी पंजाब से जुड़े फैसले नहीं लेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बदलाव की हवा को भांप लिया था।
इसके बाद प्रचार की पूरी रणनीति बदल गई। अभी तक शिक्षा, अस्पताल और बिजली के मुद्दे उठा रही आप ने बदलाव पर फोकस कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने हर सभा में सिर्फ एक मौका मांगना शुरू कर दिया। इससे बदलाव की लहर और मजबूत होती गई और उन्हें जीत मिली। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। देश में अपना आधार खोती जा रही कांग्रेस के लिए पंजाब जैसा प्रदेश भी हाथ से निकल जाना उसके लिए बड़ा झटका है। हार के लिए पार्टी की गुटबाजी का प्रमुख कारण सामने आने से पार्टी आलाकमान के लिए दोहरी चुनौती पेश कर दी है। अब देखना है कि इस हार के बाद कांग्रेस में उठने वाले विद्रोही स्वर से पार्टी कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा। ये दो तस्वीरें यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद की हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो रंग गुलाल से सब सराबोर हो गए। जय श्री राम के जयघोष के बीच जमकर रंग गुलाल उड़े। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जब दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। इस जश्न के पीछे पार्टी की बड़ी जीत है। दोबारा उत्तर प्रदेश की बागडोर आते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम 7 नए रिकॉर्ड भी कर लिए। पहला, 71 साल बाद यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। साथ ही भाजपा शासन में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 साल तक एक ही व्यक्ति सीएम रहा। योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ 15 साल में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विधायक के रूप में शपथ लेंगे। 71 सालों में प्रदेश को 21 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन अब तक ऐसा किसी विधानसभा चुनाव में नहीं हो सका। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। यूपी फतह के बाद योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में भाजपा में और भी मजबूत होकर पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ अब तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। गुजरात मॉडल की तरह बीजेपी यूपी मॉडल का भी देश भर में प्रचार कर सकती है। यूपी में बीजेपी की वापसी से हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत होगा। मई में संभावित कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसका स्वरूप देखने को मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर में संभावित हिमाचल और गुजरात में भी ये प्रयोग किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 2022 के इस नतीजों ने 2024 की तस्वीर का इशारा कर दिया है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के
मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास निरंतर आगे बढ़ाना होगा। एक महीने के बाद यूपी की 11, पंजाब की 7 और उत्तराखंड की 1 सीट पर राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। जाहिर है बीजेपी जिसे प्रत्याशी बनाएगी उसकी जीत तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कल दिन भर लोगों की निगाहें टिकी रही, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा के सत्र चल रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ दोनों ही राज्यों के समाचारों के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और प्रिया रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा का सत्र जारी है मध्य प्रदेश विधानसभा का, और क्या कुछ खास है आज मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चल रहा है। 5वां दिन है आज कार्रवाई का और आज की कार्रवाई के बाद शनिवार और रविवार के दिन अवकाश होगा और इसलिए आज की कार्रवाई काफ़ी हंगामेदार होने के आसार है। आज बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी और आज इस पे कृतज्ञता ज्ञापन जो है वो भी आज किया जाएगा। इसके साथ ही अनुपूरक बजट जो है आज विधानसभा में पास होगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से पिछले दिनों जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश हुई थी उससे फसल को जो नुकसान हुआ उसके सर्वे में अनियमितता का मामला उठाया है, मुआवजा वितरण में अनियमितता का मामला उठाया है। ध्यानाकर्षण में इस दौरान जो है हंगामा होने के आसार है क्योंकि विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे विधानसभा में उठा रहा है। आज भी विपक्ष की कोशिश इस ध्यानाकर्षण के जरिए ये होगी कि सरकार को घेरे और सरकार से जवाब ले, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह 24 जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई और उसके बाद जो मुआवजा वितरण हुआ उसमें कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगातार जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं और वही कारण है कि आज फिर जो है ध्यानाकर्षण में ये प्रस्ताव आया है जिस पर आज हंगामा होने के आसार है। इसके साथ ही हम यदि बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जो इन 5 राज्यों में चुनावी ड्यूटी में थे, बीजेपी के खासकर। उन नेताओं की सीटों पर क्या कुछ नतीजे रहे हैं उसका विश्लेषण पार्टी के द्वारा किया जा रहा है लगातार और इसके आधार पर आने वाले समय में पार्टी इन नेताओं की भूमिका को भी तय करेगी। व्यापम के एक मामले में भी आज जो है आरोप तय होने वाले हैं। साथ ही जबलपुर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है जबलपुर के दर्शकों के लिए कि जबलपुर की आधी आबादी को जो है आज पानी जल प्रदाय नहीं होगा, जो मेंटेनेंस है उसके कारण ये जल प्रदाय नहीं होगा। तो ये आज मध्य प्रदेश में हमारे प्रमुख खबरें हैं जिस पर IBC 24 की प्रमुखता से नजर रहेगी। चलिए, तो इन तमाम खबरों के अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। प्रिया हमारे सहयोगी इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों के अपडेट के साथ जुड़ी है। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल राहुल, सबसे पहले अगर बात करें विधानसभा सत्र की तो आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। बजट पेश हो गया है तो बजट पर सामान्य चर्चा जो है वो भी विधानसभा में आज होगी। इसके अलावा जो महिला एवं बाल विकास विभाग है और कृषि का जो विभाग है उससे संबंधित आज सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। ध्यानाकर्षण जो है इन विभाग विपक्ष के विधायक पूछेंगे, इस पर प्रश्नकाल चलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, गुलाब कामत समेत शिवरतन शर्मा ये सभी भी आज जो अशासकीय संकल्प है वो भी लेकर आने वाले हैं विधानसभा में। तो कुल मिलाकर बजट के बाद आज फिर से जो सत्र है हंगामेदार रहने वाला है। हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र महज 13 बैठकें इस सत्र में रखी गई हैं और लगातार विपक्ष जो है भले ही संख्या बल में कम है लेकिन सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश लगातार किए हुए है। लगातार विधानसभा में हंगामेदार जो है वो बहस देखने को मिल रही है और अभी भी यही उम्मीद है कि आने वाले आज भी इसी तरीके का कुछ माहौल विधानसभा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैनपाट महोत्सव आज से शुरू हो रहा है और मैनपाट महोत्सव न केवल अंबिकापुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के आकर्षण का केंद्र रहता है। प्रदेश भर से लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए जाते हैं।
दूर दूर के कलाकार यहाँ अपनी प्रदर्शनी देने के लिए आते हैं और कुमार विश्वास जो है वो भी आज यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं शिव डहरिया वो भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज से मेन पार्ट महोत्सव का आगाज हो रहा है और कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ के आकर्षण का केंद्र मेन पार्ट महोत्सव ही रहने वाला है। तो ये तमाम अपडेट्स राहुल जिन पर IBC 24 अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देता रहेगा। बिल्कुल, दोनों ही प्रदेशों के इन तमाम अपडेट्स को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, दिन भर इसके बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरगुजा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। केंद्र अध्यक्ष के साथ ही पर्यवेक्षक और स्कूल संचालक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। विभाग ने केंद्र अध्यक्ष समेत पर्यवेक्षक और स्कूल संचालक को नोटिस भेजा है। उड़न दस्ता टीम ने केंद्र अध्यक्ष को तुरंत हटाते हुए नए केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। वहीं 32 छात्रों के खिलाफ सामूहिक नकल का केस दर्ज किया गया है। मामले की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजी गई है। दरअसल इस वर्ष कोविड काल के कारण परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा रही हैं। ऐसे में उड़न दस्ता टीम जब लखनपुर के अचीवर पब्लिक स्कूल केंद्र पहुंची तो 2 कमरे में खुलेआम नकल करते पाया गया और एक कमरे में पर्यवेक्षक ही बोर्ड पर लिखकर बच्चों को प्रश्न पत्र के उत्तर सॉल्व करा रहे थे। केंद्र में भारी संख्या में नकल सामग्री जब्त की गई। ब्लैक बोर्ड में पर्यवेक्षक लिख रहा था, बच्चे उसको नोट कर रहे थे। उसको पकड़ा और दूसरे कक्ष में गए तो पर्यवेक्षक जो है बच्चों से चिट जो है इकट्ठा कर रहा था, तो उसको उनसे पकड़ा गया। तो 32 लोगों का सामूहिक नकल का प्रकरण बना है और पूरा प्रकरण बना के माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दिया गया है। कार्रवाई भेजा जाएगा। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमरवानी अमरगोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।